आप सभी को? आपको भी बोला था सबको। गुड मॉर्निंग सभी को। अब वो शर्मिले टाइप के बच्चे, पता नहीं ऐसा क्यों है। चलिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और पता है ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि जब आप मिलते हो किसी से, ग्रीटिंग्स होती है ना, ग्रीटिंग्स देनी होती है, तो मॉर्निंग ग्रीटिंग्स होती है। ऐसे बाकी तो अपन बात करते नहीं है, यही तो थोड़ा पर्सन के थ्रू अपन एक दूसरे से बात करते, बाकी अपन पढ़ाई करते, लेकिन आप वो भी नहीं बोलते। कोई बात नहीं, अभी आप फाउंडेशन में हो तो सब ठीक हो जाएगा। आप पता नहीं आप शर्मिले बच्चे क्या बोल, आप ना जोर से बोलो जो भी कुछ बोल रहे हैं, मन में मत बोलो। नहीं नहीं दे रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। ये हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाला। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आज तो कल सभी थे ना, कल वाली क्लास में। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को में कन्वर्ट करना। और रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल और ठीक है? तो हमने पढ़ा था, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता है, उनकी टेंडेंसी और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पहले स्टार्टिंग में अगर आप मॉड्यूल खोलोगे तो आपको मिलेगा लैंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेबर की क्या है, कैपिटल की क्या है, एंटरप्रेन्योर की क्या है। तो ये तो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको वैसे भी पता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन आपको याद ही होगा, अब तो आपको खुद को बनाना भी आ गया। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच रिलेशन को बताता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन को हमने इधर लिख दिया। और टोटल प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर, कैपिटल के अंदर, एंटरप्रेन्योर चाहो तो लिख सकते हो, और जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। इधर जो लिखा है इसका मतलब क्या है? आउटपुट या प्रोडक्शन। और इस साइड जो हमने लिखा है, इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है, सारे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं अपन? तो आउटपुट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंक्शन इनपुट और आउटपुट के रिलेशन बताता है। तो कौन सा बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा फंक्शन टोटल प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच रिलेशन बताता है? तो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन फंक्शन। फिर हमने देखा था प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई पीरियड नहीं है। हम इसको इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि अगर हम हमारे बिजनेस में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पा रहे तो हम किसमें? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, कुछ को चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में टू टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे। कौन कौन से? फिक्स्ड और वेरिएबल। शॉर्ट रन में हमने कल एग्जांपल देखा था, लैंड को हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लेबर को हम चेंज कर पा रहे थे। शॉर्ट रन में दो टाइप के फैक्टर ऑपरेशन थे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन सारे फैक्टर ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑपरेशन कैसे हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? कोई डाउट नहीं है? फिर हमने एक और चीज लिखी थी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है, कौन से लॉ पे काम करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किस पे काम करता है? रिटर्न टू स्केल के ऊपर। स्केल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी होता है। लॉन्ग रन में कैपेसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए वहां पे स्केल वर्ड आता है। शॉर्ट रन में कहीं पे भी हम स्केल वर्ड नहीं पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिए वापस, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यहीं तक ही लिखा था ना कल हमने चार्ट की फॉर्म में, उसके बाद कुछ नहीं लिखा था ना। अब वापस हमें डिटेल में पढ़ना क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन। In short run, there are two types of factor of production.
और कौन कौन से है वो? फिक्स्ड, सेकंड, दिस प्रोडक्शन फंक्शन वर्क्स ऑन, कल लिखवाया था लेकिन वापस पढ़ना है हमको। लो वेरिएबल प्रपोर्शन, हमें वो तो हमने ऐसे ही समझने के लिए लिखा था, तो आज हमें डिटेल में पढ़ना है कि लो वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है। दिस प्रोडक्शन फंक्शन वर्क्स ऑन लो वेरिएबल। अब हमें पढ़ना है लो वेरिएबल प्रपोर्शन। तो वहां पे फुल स्टॉप है, ठीक है। लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स, स्टेट्स मतलब ये क्या बताता है? स्टेट्स दैट व्हेन केप्ट, केप्ट मतलब रखते हैं, व्हेन वी केप्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड एंड इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, एक को फिक्स रखते हैं और वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं, तो होता क्या है? देन देन इनिशियली टीपी विल इंक्रीज, क्या क्या अभी लिख लीजिए, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी टोटल प्रोडक्ट। इनिशियली टीपी या टोटल प्रोडक्ट विल इन विद इंक्रीजिंग आफ्टर दिस विल increase with decreasing rate and after reaching it at maximum point, क्या होता है? टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है टी विल स्टार्ट ये है हमारा लो वेरिएबल। इनिशियली टीपी या टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद आफ्टर दिस टीपी and after reaching its maximum point TP start ठीक है। अब अभी हमें ये नहीं पता टीपी क्या होता है, ठीक है। अब लिखिए इसी के बाद हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमें लिखना है तीन कंसेप्ट हमें पता करने, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज।
TP, AP and MP. TP means total product, AP means average और MP means मध्य प्रदेश, मार्जिनल। अब देखो ये आपको पता है, आप सबको पता है, बट जब ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, इनकी डेफिनेशन की बात होती है, डेफिनेशन बताती है। टीपी मतलब आपको पता है, एक पर्सन एक महीने में, अगर एक महीने की बात कर रहा है, एक साल की बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है, तो एक दिन में टोटल कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ये होता है। आप एक दिन में, या अगर एक महीने का डेटा देखोगे तो पूरे महीने की बात करोगे, तो उस पूरे एक महीने में कोई भी एक सेलर कितना टोटल प्रोडक्शन कर रहा है, तो दैट इज टोटल प्रोडक्ट। दैट मीन 100 यूनिट बना रहा है तो 100 यूनिट टिप, 1000 यूनिट बना रहा है तो 1000 यूनिट क्या हो गया, पहले लिख लीजिए फिर समझिए। और अभी सिर्फ नाम ही लिखना है आपको, आगे बोर्ड पे देख लीजिए, अभी बाद में लिख लेना इसको। ठीक है, डेफिनेशन अपन लिख लेंगे, लेकिन डेफिनेशन कुछ काम की नहीं, सारी चीजें लॉजिकल है। मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, रफली है। एक फर्म में जहाँ पर एक बिल्डिंग है और वहां पे 100 लेबर काम करती, बिल्डिंग तो क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर, लेबर क्या हो गया, एक बिल्डिंग है, वहां पे 100 लेबर काम करके एक दिन में बनाती 10,000 यूनिट। एक क्वेश्चन है, अब इसमें आपको टीपी बताना है कि कितना होगा, 10,000 यूनिट क्या है ये, यही तो होगा टीपी। टीपी मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टोटल आउटपुट फ्रॉम द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कंबाइंड एफर्ट को लगा के हम जो प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे कंबाइंड फैक्टर क्या हो गए, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को यूज करके हमने टोटल यूनिट कितना आई, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। ये तो गया टीपी। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, एपी। जहाँ एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट, और जहाँ पे भी एवरेज वर्ड आ जाता है वहां पे सिंगल यूनिट की बात हो रही है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक क्लास में बच्चों के एवरेज मार्क्स 100 में से 60 आए, तो इसका मतलब हर बच्चे के मार्क्स 60 के आसपास आए। इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स 60 के आसपास आए, तो किसी के 55 आए होंगे या किसी के 65 आए होंगे। तो एवरेज का मतलब होता है सिंगल यूनिट की बात करना। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, एवरेज सिंगल यूनिट का मतलब क्या हो गया, सिंगल यूनिट का मतलब हो गया, या एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि अगर 100 लेबर मिलकर 10,000 यूनिट बनाते, तो एक लेबर कितनी यूनिट बनाता है, ये हुआ। 100 लेबर मिलके 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि एक लेबर का कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्शन में कितना है। तो एपी कैसे निकाला हमने, 10,000 यूनिट बन रही थी और कितने लोगों ने मिलके बनाई, 100 ने, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 100। क्लियर है। तो एपी की डेफिनेशन क्या हो गई, एपी की डेफिनेशन हो गई एन एड एपी की डेफिनेशन हो गई कंट्रीब्यूशन बाय लेबर इन टोटल प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन बाय सिंगल लेबर इन टोटल प्रोडक्शन। या लेबर ना लिख के, लेबर अपने आप में क्या है, वेरिएबल फैक्टर, कंट्रीब्यूशन बाय वेरिएबल फैक्टर इन टोटल प्रोडक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपी। निकाला कैसे हमने, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये क्या था, यूनिट था, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एपी का, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या टीपी डिवाइड बाय। अब बचा क्या, एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक एडिशनल लेबर के आ जाने से टोटल प्रोडक्ट पे कितना चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे ये डेटा सफिशिएंट नहीं है एमपी निकालने के लिए। एमपी जब भी पूछा जाएगा तो आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे गिवन होगा, एक लेबर का, जब एक लेबर था बिजनेस के अंदर, तो वो बनती थी 100 यूनिट।
जब दूसरा आया तो बनने लग गई 200, जब तीसरा आया तो बनने लग गई 50 यूनिट, और जब चौथा लेबर आया तो बनने लग गई 470। आपको ये डेटा देके पूछ लिया जाएगा एमपी बताओ, तो एमपी का मतलब है एक एडिशनल लेबर के आ जाने से चेंज हुआ है। डेटा किसका है? तो पहले एक मिलके 100 बना रहा था, दूसरे के आते कितनी बनी 220, तो दूसरे ने आके कितनी बनाई 120, तो कैसे निकाला 220 माइनस ये दूसरी यूनिट का क्या आ गया एमपी आ गया। अब तीन मिलके 350 बना रहे, तो तीसरे का एमपी निकालना है। तीसरे का एमपी निकालने का मतलब तीसरा लेबर टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कैसे निकालोगे तीसरे का टीपी माइनस दूसरे का टीपी, तो 50 में से 2 गए तो क्या आ गया इसका एमपी। क्लियर है? तो एमपी वाला जब भी डेटा निकालना होगा तो हमको यूनिट वाइज दे रखा होगा तभी निकाल सकते हैं, टोटलिटी में हम नहीं। क्लियर है? तो देखिए इसमें निकाला कैसे हमने, किस यूनिट का एमपी निकालना होता है का टीपी माइनस उससे जस्ट पहले वाले का टीपी, ऐसे ही निकाला। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है एमपी एन इज इक्वल्स टू, बताइए क्या बनता है, याद होगा आपको टीपी एन माइनस हुआ इस यूनिट का टीपी और उससे जस्ट पहले वाले यूनिट का। क्लियर है ये सब? ठीक है, अभी अपन और पूरा एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आपको ये बताने का पर्पज ये था डेफिनेशन कभी रटन ही नहीं होती है। डेफिनेशन तो लॉजिकल चीज है, अगर आपको लॉजिक पता है तो आप डेफिनेशन टोटल प्रोडक्ट में लिखिए, टोटल यूनिट प्रोड्यूस बाय combined effort of all factor of production. Total unit produced by combined effort of all factor of production. निकालने का तरीका है कि अगर हम सारे एमपी का टोटल कर दे मार्जिनल प्रोडक्ट का तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, ये हर यूनिट का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, हर लेबर का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे तो क्या जाएगा टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट मींस कंट्रीब्यूशन बाय वेरिएबल फैक्टर, या वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर इन टोटल प्रोडक्शन। एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन है दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और एमपी में कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन बाय एडिशनल कंट्रीब्यूशन बाय एडिशनल या वेरिएबल फैक्टर का फॉर्मूला। इसके दो फॉर्मूले, एक और आप बताइए, एक तो टीपीएन माइनस वन तो आपको बताइए, एक और है इसका, गुड, क्या बनेगा डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखेंगे तो डेल्टा क्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखा, वहां भी क्या लिखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे लेबर की क्वांटिटी,
MP इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा लेबर। लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर। दूसरा फॉर्मूला है इसका MP, जिस यूनिट का निकालना है उस यूनिट का TP माइनस उससे जस्ट पहले वाली यूनिट का। ठीक है, अब इसी सारी चीजों को हमें किससे समझना है, ग्राफ से समझना है। बिकॉज अभी तक हमने लिखा है लो वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है। लो वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बोलता है, लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलता है जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, तो हमने किसकी बात करी थी, टीपी था। इनिशियली टीपी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद टीपी विल इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है? तो आपको अभी ये बात ध्यान ही नहीं रखनी, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको इंक्रीजिंग, आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और आपको भी वो एग्जाम्पल भी नहीं लिखना। यहाँ तक सभी का कंप्लीट है। अब मैं जो टेबल बना रही हूँ वो आपको अभी नहीं बनानी, आपको सिर्फ क्या रह गया क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड, लेबर, टीपी, एपी और एमपी। आपको भी नहीं लिखना है, ठीक है, अभी अपन इसको समझेंगे। ठीक है, अब सब बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे देखिए दो फैक्टर लिखे हमने, एक लैंड, दूसरा, ठीक है, यही हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, एक फैक्टर तो फिक्स रहेगा, बाकी क्या रहेगा, वेरिएबल। तो हमने लैंड को तो फिक्स रखा है, लैंड तो चेंज हो रही, बट लेबर चेंज। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये जो लैंड थी, एक हमारे पास लैंड अवेलेबल है, इसको बिल्डिंग भी आप मान सकते हो। एक हमारे पास लैंड अवेलेबल थी, उसपे कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक लेबर काम कर रहा है। और जब इस लैंड पे एक लेबर काम करता है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, 10 यूनिट। तब एक लैंड है तो सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है, तो हमारा आउटपुट कितना होता है, 10 यूनिट। अब लैंड तो वही है हमारी, लैंड चेंज नहीं करी, लेकिन सेम लैंड पे हमने क्या किया है, एक लेबर को हायर किया है। और जैसे ही एक एडिशनल लेबर को हायर किया, हमारा टीपी कितने से इंक्रीज हो गया। देखिए, इस दो में पहला वाला तो 10 बना ही रहा था, दो के आते ही अपना टीपी कितना हो गया, 22। इसका मतलब दूसरे का कितना हुआ, 12 ही तो हुआ। पहले वाला 10 मिनट बना रहा था, दूसरा के कितनी बनाता है, 12 मिनट। अभी भी लैंड क्या है, वही वाली चल रही है, बट सेम लैंड पे हमने क्या किया, एक और पर्सन को हायर किया। और जैसे ही एक और पर्सन को हायर किया, हमारा टीपी कितना हो गया, क्या 36 हो गया। तीसरे पर्सन के आने पर तीसरे लेबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 36 माइनस 20 आएगा। ठीक है? पहले वाले का तो 10 ही था, दूसरे वाले का कितना है, 12, और तीसरे वाले का अगेन, हमारी लैंड क्या है यहाँ पे, वही सेम आ रही है, हमने लैंड बिल्डिंग में नहीं किया है, बट लेबर में क्या किया है,
और जैसे ही लेबर की एक क्वांटिटी इंक्रीज की, टीपी कितने से इंक्रीज हुआ? चौथे लेबर ने आके कितने यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? 12। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ तक तो हर आने वाला लेबर अपने से पहले वाले से ज्यादा एफिशिएंसी काम कर रहा था, बट जैसे ही चौथा लेबर आया है, उसकी प्रोडक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब इस चौथे की एफिशिएंसी क्या है? कम है। अब सेम लैंड पे हमने एक और पर्सन को या लेबर को, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। बट पांचवें लेबर के आने पर टीपी कितने से हुआ है? 5 से। यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 12 और अगेन हमारा फिक्स फैक्टर तो फिक्स, यहाँ पे हमने कोई किया, बट लेबर को एक लेबर को हमने एक और इंक्रीज किया। अभी हमारा टीपी कितने से हुआ? अगेन सेम फिक्स फैक्टर पे एक और लेबर को हायर किया, क्या यहाँ पे टीपी है क्या? मतलब जो सातवां पर्सन आया है, लेबर आया है, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, के आने पर टीपी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सातवें के बाद सेम फिक्स फैक्टर पे आठवें पर्सन को और हायर कर लिया, और जैसे ही आप एक फिक्स फैक्टर पे अगेन एक पर्सन को और हायर कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया? आपका इंक्रीज ना होके क्या हो गया? इस समझ में ही क्या हुआ? अब हमको जानना है ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो फिक्स फैक्टर होता है ना, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे एक मशीनरी पे अगर 100 यूनिट बन सकती है, 1000 यूनिट बन सकती है, तो उस पर 1000 ही बनेगी। एक मशीनरी पे 1000 यूनिट बन सकती है जब उस पर 10 लेबर काम करते हैं। तो भले आप उस मशीनरी पे 20 लेबर लगा दो, लेकिन मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 1000 यूनिट की, तो 1000 ही बनेगी। दैट मीन्स अगर आप फिक्स फैक्टर का उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर लोगे, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते। फिक्स फैक्टर की अपने आप में एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड उस कैपेसिटी के हम नहीं जा सकते। जैसे ये जो लैंड थी, यहाँ पे 7 ही पर्सन काम कर सकते, ये हमें कब पता लगा? वैसे तो 6 ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने 7वां पर्सन हायर किया, जो जो पर्सन ये कर रहा था, जिसने एडिशनल लेबर को हायर किया, उसको इस बात यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि अगर मैं एक एडिशनल पर्सन को हायर कर रहा हूँ तो मेरी तो प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये इंडिकेटर है इस बात का कि सेम फिक्स फैक्टर पर आप एडिशनल वेरिएबल फैक्टर इंगेज मत करो। अगर इसके बाद आप एडिशनल वेरिएबल फैक्टर इंगेज करोगे ना, तो आपका लॉस है, आप इसको फालतू में वेजेस दे रहे हो। एक तो वेजेस जा रही है आपकी, प्रोडक्शन भी क्या हो गया? कम हो गया। मेरे बाद दैट मीन्स एक मशीनरी है, जैसे एक ये रूम है, यहाँ पे समझ लीजिए कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 30-40 मैक्सिमम बैठ सकते हैं। अगर इसी क्लास में 60 बच्चों को बिठाने की कोशिश की जाए, का मतलब इस रूम का उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या फिर ठीक इसके बाद आप ठीक से पढ़ पाओगे क्या? आपका कंसंट्रेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे, एक फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी है, वहाँ पे 6 लोग काम कर सकते हैं, 7वां पर्सन के पास काम तो है नहीं, वो क्या करेगा? सबको आके डिस्टर्ब करेगा, बातें करेगा, उन खुद तो काम कर नहीं रहा है, दूसरा का ध्यान और डाइवर्ट करेगा, और इससे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज ना होकर और क्या हो जाएगा? क्लियर हो गई बात? कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? क्योंकि हर फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी, वहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग काम करेंगे, टीपी आपका पहले तो इंक्रीज होगा, पर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम होते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके बाद और लेबर को हायर नहीं करना है। बाद और लेबर को हायर करते हो तो क्या होता है? आपका डिक्लाइन हो जाता है। अब जो हमने ऊपर लाइन लिखी थी दो वेरिएबल प्रपोर्शन में, अब उसको रीड करिए वापस एक बार, खुद से रीड करो क्या लिखा था। तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लिखा है ना पीछे, पैराग्राफ को पढ़िए। चलिए बोर्ड पे देख लीजिए, साथ में पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट दैट, क्या बताता है ये? व्हेन वी केप्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स, तो हमने एक फैक्टर को फिक्स रखा था, लैंड को, एंड इंक्रीजेस इन वेरिएबल फैक्टर, लेबर को हमने क्या किया था? इंक्रीज किया था। उसके बाद क्या होता? इनिशियली टीपी इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग रेट का मतलब हुआ हर आने वाला नया लेबर अपने से ज्यादा कैपेसिटी से, मतलब प्रीवियस से कम
इनिशियली टीपी इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट से, इसका मतलब है हर आने वाला नया लेबर अपने से पहले वाले लेबर से ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहले वाले ने 10 यूनिट बनाई, 12 बनाई, 30। यहाँ पे टोटलिटी में टीपी इंक्रीज हो रहा है, कौन सी रेट से? विद इंक्रीजिंग। उसके बाद क्या हो, उसके बाद भी टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बट हर आने वाला लेबर अपने से पहले से कम कैपेसिटी से काम कर रहा है। यहाँ पे भी टोटलिटी में तो इंक्रीज हो रहा है, बट कौन सी रेट से? विद डिक्रीजिंग रेट से। इसके बाद यहाँ पे टीपी क्या हो गया था? मैक्सिमम। और मैक्सिमम होने के बाद क्या होने लग गया? यही लिखा है उस लॉ में हमने, इनिशियली टीपी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर टीपी विल इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद जब टीपी मैक्सिमम हो जाएगा और फिर क्या होने लग जाएगा? डिक्लाइन होने लग जाएगा। टीपी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? अब इससे हमको एपी निकालना है। एपी कैसे, फॉर्मूला क्या लिखा था एपी का? टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। निकाल लेते हैं। टीपी कितना है? 10, और नंबर ऑफ लेबर कितनी है? 1, तो कितना आएगा? 10। टीपी कितना है? 22, नंबर ऑफ लेबर कितने हैं? 2, तो कितना आएगा? 11। 36 डिवाइड बाई 3, 12। 48 डिवाइड बाई 4, 12। 55 डिवाइड बाई 5, 11। यहाँ पर 10। वाला बता दो, लास्ट वाला दो। 60 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? कैलकुलेटर निकाल के बताओ उस पे। कैलकुलेटर तो है ना सबके पास? एक बार सब कैलकुलेटर निकालना अपने बैग से। कैलकुलेटर निकालना सबके पास है ना? ऐसा कोई बच्चा इसके पास कैलकुलेटर ही नहीं है क्लास में? पीछे आपकी लगती है ना क्लास मैथ स्टेट की? निकालो सब, कैलकुलेटर निकालो अपना। किस किस के पास नहीं है? आपके पास, और आपके पास, और आपके, बाकी आपके पास है पीछे? 3 बच्चों के पास नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? आपका पढ़ रहे थे आप घर पे, लेके ही नहीं आए अभी तक? कहाँ पे आ गया, मतलब खरीद लिया आपने, घर पे आ गया, ट्रक लाया उसको उठाने के लिए? कैसे करते हो आप मैथ क्वेश्चन, कैसे करते हो फिर मैथ और स्टेट के? देखिए कल है ना, आज जो 3 बच्चे नहीं लाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप फोन से कर रहे हो। फोन से अलाउ ही नहीं है क्लास में क्वेश्चन आंसर करना। कैलकुलेटर तो मैंडेटरी सबके पास होना ही चाहिए। बेटा आपने खरीद लिया है, आप खरीदोगे, आपने तो आप तो कल ही आयो, कल ही तो आयो आप, बाकी दूसरे बच्चे तो पहले आ चुके हैं। कि कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएगा फिर कि मैं तो घर पे पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। सभी पढ़ते, बाकी बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वो भी तो लेके आते हैं ना। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन कल से सब लेके आएंगे। फोन में कोई नहीं करेगा। इसका बताओ 60 डिवाइड बाई 7, और लास्ट वाला 5 पॉइंट। ठीक है, और देखिए एमपी तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। ये एमपी तो था जो निकाला था, इसको वहां कॉपी पेस्ट कर देते। 10, 12, 14। ठीक है, अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। 7, 5, -15। यहाँ मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे -15 आएगा। बाकी सबको पता था या किस किस को वाली बात पता थी? बाकी सबको नहीं था? पता था तो आप बोलते ना यहाँ पे। ठीक है, तो -15 जिसको नहीं थी तो वही बात को, मतलब जिनको नहीं था उनके लिए कि फिर आपका ध्यान नहीं था क्लास में। ये गलती थी मेरी, तो आपने तो पकड़ ली। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता लगा था वो, उनका फोकस यहाँ नहीं था, वो ध्यान रखे, वो उसी टाइम तो आप बता दो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकाला एमपी था। अब यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, टीपी, एपी। पहले आप इस टेबल को बना लो और डिटेल में अभी समझ और बनाओ इसको। अब करना है क्या, इसको अच्छे से बनाना है, बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ पे तो ऐसी होगी।
हो गई ना अभी अच्छी, आपकी भी ऐसी होनी चाहिए, साफ सुथरी। इंग्लिश पे जाके पढ़ने पे पता लगा कि काश मैं इंग्लिश मीडियम में मतलब पहले पढ़ती तो मेरे और बढ़िया परसेंटेज बनती। इंग्लिश मीडियम ज़्यादा इजी लगा। बट मेरे पास तो एडवांटेज मुझे दोनों में आता है। चलो अब देखिए, कोई बात नहीं, अब बोर्ड पे देख लीजिए। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है टीपी, एपी और एमपी के बीच का रिलेशन। तीनों का ट्रेंड अलग अलग है। अब मैंने इस पे 3 स्टेज बना रही हूँ, अभी हम लिखेंगे। अभी देखिए आपको कुछ भी कॉपी में देखो, कॉपी आप ऐसे बंद कर दो, बिल्कुल देखो ही मत कॉपी, देखना ही नहीं है आपको तुम्हें कि मैं तो इसी का वेट कर रहा था, मुझे पहले ही बोल देता, पहले ही बंद कर देता। देखो अब सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बना रही हूँ। एक तो ये वाला जहाँ पे एपी क्या है, एमपी के इक्वल है। दूसरा पॉइंट जहाँ पर टीपी क्या है, मैक्सिमम वाला नहीं, टीपी मैक्सिमम, और ये क्या हो गया, एक तो ये पॉइंट। एक है ये वाला पॉइंट जहाँ पे एमपी क्या है, 3 पॉइंट बनाए। पहला बनाया था जहाँ पे एपी किसके इक्वल है, एमपी के। दूसरा पॉइंट बनाया जहाँ पर टीपी मैक्सिमम हो गया, एमपी 0। अब जहाँ पे मैंने एपी और एमपी लिखा है ना इक्वल, ये कहाँ तक था हमारा, 4th लेबर तक। यहाँ तक होती है हमारी फर्स्ट स्टेज। हमको इसको 3 स्टेज में पढ़ा। अगर आपने 11th 12th में ये पढ़ा हो कि जहाँ यहाँ तक आपने पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है, आप उसको बताओ। तो 11th 12th तक ठीक होता है, प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल आता है। तो आपको 12th का कुछ भी याद हो तो उसको जाओ।
आपको याद रखना है फर्स्ट स्टेज कहाँ कंप्लीट होगी, जहाँ पे एपी किसके इक्वल है, एमपी के। सेकंड स्टेज आपको पता ही है जिन्होंने पढ़ रखा होगा, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है एमपी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारी सेकंड स्टेज। और इसके बाद वाली स्टेज क्या बची, थर्ड स्टेज। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले वाले में तो जहां पर एपी और एमपी इक्वल हो गया वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। सेकंड स्टेज कहाँ कंप्लीट हुई, जहां पे टीपी मैक्सिमम था और एमपी 0 हो गया। और थर्ड स्टेज क्या थी, जहां पर टीपी भी डिक्लाइन हो रहा है और एमपी। यहाँ तक क्लियर हो। अब फर्स्ट स्टेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, यहाँ तक हमारी क्या थी फर्स्ट स्टेज, कौन सी यूनिट तक, फोर्थ लेबर तक। ठीक है, फोर्थ लेबर में 2 ट्रेंड बन गए। यहाँ तक तो एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एमपी क्या हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एमपी इंक्रीज हो रहा है उससे पहले वाली तक, एमपी डिक्रीज हो रहा है उसके पहले वाली तक। और जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है उसको एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ। तो फर्स्ट स्टेज डिवाइडेड इनटू पार्ट, एमपी मैक्सिमम होने से पहले और एमपी मैक्सिमम। तो जब एमपी इंक्रीज होता है तो आपको पता है ये बात कि एमपी जब जब इंक्रीज होगा टीपी इंक्रीज होगा कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। टीपी के विद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने का रीजन ही क्या होता है, क्योंकि एमपी क्या होता है, इन नेचर होता है। तो पहले वाली स्टेज में टीपी इंक्रीज तो होगा लेकिन 2 तरीके से। यहाँ तक तो टीपी इंक्रीज होगा विद रेट से, और फर्स्ट स्टेज में ही इसके बाद टीपी इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट से। ये समझ में आ गई बात। सेकंड स्टेज में पूरी में टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट कौन सी रेट से, टीपी इंक्रीज हो रहा है बट कौन सी रेट से, विद डिक्रीजिंग रेट से। क्योंकि एक बार एमपी मैक्सिमम हो गया ना, उसके बाद एमपी इंक्रीज हो रहा, हर जगह डिक्लाइन हो रहा है। मतलब पूरी सेकंड स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट। थर्ड स्टेज में तो क्या होता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी क्या हो जाता है। 3 स्टेज देखी, फर्स्ट स्टेज हमने कैसे देखी, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम। तो जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है फर्स्ट स्टेज में, वहां तक तो टीपी इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट से। और फर्स्ट स्टेज में ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेज में भी टीपी इंक्रीज होता है और कहां तक पहुंचता है, मैक्सिमम पॉइंट तक। और सेकंड पूरी स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट से। और जब टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो एमपी क्या बन जाता है, नो। और थर्ड स्टेज में टीपी क्या होता है, डिक्लाइन, और एमपी क्या होता है। अब अभी तो आपको समझ में आ गया, कल हम इसको पूरी टेबल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ये पूरा लिखेंगे, फर्स्ट स्टेज में टीपी कैसे इंक्रीज हो रहा है, एमपी कैसे इंक्रीज हो रहा है, एपी कैसे इंक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेज में टीपी रेट से इंक्रीज हो रहा है, एपी कौन सी रेट से हो रहा है, एमपी कैसे हो रहा है, और थर्ड में कैसे। ठीक है, लेकिन अभी आपको टेबल को देख के कंसेप्ट समझ में आ गया कितनी स्टेज में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ए कौन सी स्टेज है, एमपी इंक्रीज हो रहा है वो वाली, और बी कौन सी है, एमपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये लो काम क्यों कर रहा है, लो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि फिक्स फैक्टर को तो फिक्स ही रखा है, वेरिएबल को इंक्रीज करा था। तो हर फिक्स फैक्टर की एक कैपेसिटी होती है। इनिशियली तो जैसे थे आप फिक्स फैक्टर के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करोगे, यहाँ पे आपका टीपी इंक्रीज ही होगा। जैसे एक लैंड है उसके ऊपर एक ही लेबर काम कर रही है जबकि इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 7 लोगों की। इसका मतलब इस हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जब तक अंडर यूटिलाइजेशन रहेगा टीपी इंक्रीज तो होगा, लेकिन और पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे और इंक्रीज हो। बट यहाँ पे इसका क्या हो चुका है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जिस चीज की जितनी कैपेसिटी आपने उसका यूज कर लिया तो आपका टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम। और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। किसी भी चीज का ओवर यूटिलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगी। यहाँ पे ये आपने इसका ओवर यूटिलाइजेशन करा, 7वां 8वां पर्सन आया तो उसके पास कुछ काम था नहीं, उसके पास काम करने के लिए था ही नहीं, कैपेसिटी नहीं थी, तो सबको डिस्टर्ब करता है। और सबको डिस्टर्ब करता है तो क्या करता है वो, तो बाकी लोग ठीक से काम कर रहे थे वो भी काम नहीं करते, तो टीपी क्या हो जाता है अपना। तो एक और कंक्लूजन निकला आपकी लाइफ का भी, हमारी लाइफ का ऐसे निकला कि हम क्या करते, पहले तो पढ़ते नहीं है,
एग्जाम आते तो क्या बोलते, कल से पढ़ेंगे 12 घंटे एक दिन, वो 12 घंटे 2 पे आ जाते, वो पढ़ते हो आप। फिर आप बोलते हो आज तो नहीं पढ़े, कल से हम पक्का पढ़ेंगे 12 घंटे। वो काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 घंटे इम्पॉसिबल है कोई इंसान कंटिन्यू पढ़ ले। तो इसलिए आपको खुद को यूटिलाइज करना है हर दिन, कि ओवर यूटिलाइजेशन से काम चलता नहीं है। ठीक है, तो अभी से आपको एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड टाइम के लिए आपको कुछ। और आज आपका टेस्ट है, वेरी गुड, सभी आए टेस्ट के लिए। तो टेस्ट आपको कोई भी स्किप करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो कल मिलते हैं, हैव ए ग्रेट डे आप सभी।